हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास करेंगे स्टैंडर्ड 10th के हिंदी में चैप्टर नंबर 2 का। हमारा चैप्टर नंबर 2 है बुड्ढी काकी। प्रेमचंद, जन्म सन 1880 ईस्वी सन, निधन सन 1936 ईस्वी सन। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं के अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण उनके उपन्यास हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बुड्ढी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। सो स्टूडेंट्स, बुड्ढी काकी उन असहाय और दयनीय व्यक्तियों की व्यथा है जिन्हें परिस्थितिवश मजबूरी में अपनी संपत्ति है वो किसी अन्य को सौंपनी पड़ती है। चैप्टर के अंदर स्टूडेंट ध्यान से सुनना। चैप्टर के अंदर जो बुड्ढी काकी की बात कही है वो बुड्ढी काकी है, वो उन असहाय और दयनीय व्यक्तियों की व्यथा है जिन्हें परिस्थितिवश मजबूरी में अपनी संपत्ति वो किसी अन्य को सौंपनी पड़ती है और खुद को उसकी कृपा पर जीना पड़ता है। यानी अपनी संपत्ति वो जिसके नाम करते, जिसको देते, उनकी कृपा पर बुड्ढी काकी को जीना पड़ता है। बुड्ढी काकी पति और नौजवान बेटों की मृत्यु के बाद अपने एकमात्र भतीजे के वादों पर विश्वास करके अपनी संपत्ति उसके नाम कर देती है। पर बच्चों, थोड़े दिनों के बाद ही यह स्थिति क्या हो जाती है कि बुड्ढी काकी को पेट भर भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। बुड्ढी काकी को भरपेट खाना भी टाइम पर मिलता नहीं है। ऐसी बुड्ढी औरत की बात कही गई है चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि बुड्ढी काकी है वो दयनीय स्थिति में जी रही है। और अब हमारे चैप्टर के अंदर मेन पात्र कौन है? तो क्या चैप्टर के अंदर जो बुड्ढी काकी है वो चैप्टर का मेन कैरेक्टर यानी कि पात्र है। और उनके अलावा देखो, बुड्ढी काकी के अलावा उनके जो भतीजे थे उनका नाम क्या था? तो के बुद्धिराम, जो जिसके साथ बुड्ढी काकी रहती थी वो उनका नाम था बुद्धिराम।
बुद्धिराम की पत्नी का नाम था रूपा और बुद्धिराम के बेटे का नाम था मुखराम और बेटी का नाम था लाडली। हमें इतने पात्र कैरेक्टर चैप्टर में देखेंगे। बुड्ढी काकी, बुद्धिराम, रूपा, मुखराम और लाडली, इतने पात्र है, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चे आप देखिए कि चैप्टर की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम थोड़ी जान लेते। तो बुड्ढी काकी का कभी अपना भरा पूरा परिवार था, पर पति और नौजवान बेटों की मृत्यु हो जाने के कारण अब वो बिल्कुल क्या हो जाती है, बेसहारा हो जाती है। उनका कोई सहारा रहता नहीं है। वो विवश होकर अपने परिवार में बचे रहे एकमात्र भतीजा कौन था, बुद्धिराम। उनको अपनी पूरी संपत्ति वो उसके नाम लिखवा देती है, यानी कि बुड्ढी काकी अपनी सारी संपत्ति है वो अपने भतीजे बुद्धिराम को उनके नाम लिख देती है। इसके बाद वो बुद्धिराम और उसकी पत्नी कौन, रूपा, वो दोनों की दया पर आश्रित हो जाती है, यानी उसके साथ वो रहने लगती है। अब बुड्ढी काकी को पेट भर भोजन न मिलने का दुख था। सारी संपत्ति है वो उसने बुद्धिराम के नाम कर दी है, उसके सहारे वो रहती है। पर बेचारी को क्या होता है तो कि भरपेट भोजन भी मिलना दुर्लभ था। तो उनकी वजह से वो क्या थी, वो दुखी रहती थी बहुत। खाना समय पर न मिलता था या खाने की मात्रा कम होती थी तो इस पर वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। रोती वे तब थी जब अक्सर बच्चे भी उन्हें चिढ़ाते थे, चुटकी काट कर भाग जाते थे, उन पर थोड़ी पानी के कुल्ली उड़ाते थे। उनके इस पर रोने की उनकी और किसी का ध्यान जाता नहीं था। इन सब करते थे ऐसा तो बुड्ढी काकी है वो बहुत रोती थी, पर रोती थी तो किसी का ध्यान उसी पर जाता नहीं था। बुद्धिराम के परिवार में काकी से थोड़ा लगाव था। तो कौन था वो, तो वो रूपा थी। बुद्धिराम के फैमिली में जो किसी को थोड़ा बुड्ढी काकी की ओर लगाव था तो वो थी लाडली थी। वह बुद्धिराम की बेटी थी। लाडली के लिए बुड्ढी काकी क्या थी तो कि एक सुरक्षा थी कि जब लाडली ये अपने भाइयों से डर के हिसाब से अपने हिस्से का खाने की चीज़ें थी वो बुड्ढी काकी की सुरक्षा में आराम से खा पाती थी। इसलिए लाडली काकी का थोड़ा बहुत ध्यान भी रखती थी और उनको बुड्ढी काकी की ओर थोड़ा लगाव भी था। अब क्या होता है तो कि बुड्ढी काकी है उनको हमने देखा कि भरपेट खाना भी मिलता नहीं था और ऊपर से क्या हुआ तो कि बुद्धिराम के बेटे मुखराम के तिलक का उत्सव था। घर में अब क्या हो रहा है तो कि मुखराम के तिलक का उत्सव था। अवसर पर क्या क्या हो रहा था तो कि पूड़िया कचौड़ियाँ सब तली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। इन सब की सुगंध बुड्ढी काकी को अपनी कोठरी में बेचैन कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेहमानों ने भोजन कर लिया होगा और उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। यह सोचकर उन्हें रोना आ जाता था, पर वे मन में महसूस कर शुभ अवसर पर रोना नहीं चाहिए ऐसा सोच के वो रोती नहीं थी। बुड्ढी काकी की कल्पना में क्या हो रहा था तो कि लाल फूली हुई पुड़िया नाचने लगती है, धीरे धीरे रेंगती हुई उस कहाड़ के पास जाती है जिसमें पुड़िया निकाली जा रही थी। मगर तभी रूपा की नज़र उन पर पड़ती है और वह जल भुन उठती है, यानी कि रूपा है वो बहुत गुस्से में आ जाती है। वो बुड्ढी काकी को तुरंत उठा के झपट के
उसे बहुत बुरी तरह से डांटती है, फटकारती है, बोलती है कि क्या आपसे रहा नहीं जाता था, आप बैठ नहीं सकते थे, मेहमानों ने अभी तक खाया नहीं है। बहुत सारा कुछ बोल के फटकार के उसे धकेल देते। बूढ़ी काकी है वो सन्न हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है, एकदम शांत हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। वो रेंगती रेंगती यानी घिसटती घिसटती अपनी कोठरी में चली जाती है। अब वे अपनी जल्दबाजी पर दुखी होती है कि ठीक है, गलती मेरी है, रूपा की नहीं है। वे रूपा की झिड़की से उचित मानती थी। जो रूपा ने उसको डांटा, वो बूढ़ी काकी वो डांट को क्या मान रही थी, उचित मान रही थी कि ठीक है, मेरी गलती है, और अपने किए पर वो पछताती है और बोलती है कि ठीक है, जब तक कोई उन्हें बुलाए नहीं उसे बाहर जाना नहीं चाहिए। अब वो जाएगी नहीं, ऐसा वो सोच रही है। लेकिन कुछ समय और बीता तो उनसे रहा नहीं गया। वे फिर सरकती हुई आंगन में जा पहुंची। थोड़ा टाइम चला गया, किसी ने बुलाया नहीं, तो लगा कि ठीक है, ज़रा देख के आती हूँ। वे देखती है कि मेहमान मंडली अभी भी भोजन की पात जमी हुई है। अभी तक वहाँ पे मेहमान लोग सब बैठे हुए हैं। तो वो वहाँ जाती है तो बुद्धिराम बूढ़ी काकी को आया हुआ देखकर, जो हमने देखा कि पहले क्या किया, जब पहली बार बूढ़ी काकी वहाँ पे कहाड़ के पास गई तो रूपा ने उसे डांट के झिड़की देकर उसे बाहर निकाल दिया। अब जाती है तो क्या होता है, तो कि बुद्धिराम है वो बूढ़ी काकी को आया हुआ देखकर आग बबूला उठता है। आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा करना, बहुत गुस्सा आना। वो लपक कर आता है और बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पटक आता है। अब बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी को दंड देने का निर्णय करते कि जो बार बार वो बाहर निकल जाती थी बूढ़ी काकी, उनके हिसाब से उनको दंड देना चाहते थे और दंड देने का निर्णय लिया कि अब उसे बुलाना नहीं है, खाने के लिए बुलाना नहीं है। अब तो सारे मेहमानों वो शायद खा लेते, आमंत्रित मेहमानों, घर वालों, बाजे वालों, धोबी, नाई, सब ने खाना खा लिया है, सबका भोजन हो गया है। लेकिन बूढ़ी काकी को भोजन करने के लिए किसी ने नहीं पूछा। लाडली इससे क्या थी, बहुत दुखी होती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बूढ़ी काकी को खिलाने के लिए अपने पास सुरक्षित रख लिए। वह इन्हें बूढ़ी काकी को देगी, पर वह अपनी माँ के डर से उनके पास नहीं जा रही थी। अपनी खुद की पुड़िया थी, वो लाडली ने बचा कर रखी है, पर डर के हिसाब से वो बूढ़ी काकी तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि वो अपनी माँ से डरती है। बूढ़ी काकी इंतज़ार करते करते निराश हो गई थी। अब तो सभी ने खा लिया है, बहुत टाइम लग गया है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाके फिर तो बैठ के गाना गा रही थी। तो फिर लगा कि गाते गाते बहुत समय बीत गया है, बहुत टाइम चला गया है, तो अब खाने का वो इंतज़ार कर रही है। बूढ़ी काकी इंतज़ार करते करते क्या हो गई, अब निराश हो गई है। ग्लानि से उनका गला भर आया, ग्लानि यानी कि दुख। पर डर के मारे वो रो भी नहीं रही थी। जब सब सो गए तो लाडली बूढ़ी काकी के पास पहुंची। सारे लोग घर के सो गए तो लाडली वो जाग रही थी, तो वो उठ के बूढ़ी काकी के पास जा पहुंची। उसने बूढ़ी काकी से कहा कि वह अपने हिस्से की पुड़िया ले आई है, वे खा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी काकी पुड़ियों पर टूट पड़ती है और 5 मिनट में सारी पुड़िया खा लेती है। वे लाडली से कहती है कि वह अपनी माँ से और पुड़िया मांग कर लाए, पर माँ के मारने के डर से लाडली इनकार कर देती है। बूढ़ी काकी फिर क्या कर रही है, तो कि लाडली का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मैं जहाँ बोलूँ वहाँ मुझे तुम ले जाओ।
तो लाडली का हाथ पकड़ के वहाँ पहुँचती है जहाँ जूठे पत्तले पड़े थे। वे बैठ जाती है और उन पत्तलों से पुड़ियों के जूठे टुकड़े तथा पत्तलों पर छूटे हुए अन्य व्यंजन उठा उठा कर बखानते हुए खाने लगती है। अब ये दृश्य है वो कैसा है तो कि हृदय कंपा देने वाला दृश्य है। जब वो जूठी पत्तलों से सब कुछ उठा उठा के खाती है, इतने में क्या होता है तो कि सो रही रूपा की नींद है वो खुलती है और वो लाडली को अपने पास नहीं पाती। वह उठकर जाती है और देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बुढ़ी काकी पुड़ियों के जूठे टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। यह हृदय विदार कर दृश्य देखकर रूपा क्या हो गई, सन्न रह गई। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आती है। उसे लगता है कि वह कितनी निर्दयी है। वह मन ही मन में अपनी इस भयंकर गलती के लिए क्षमा मांगती है। फिर रूपा ने दिया जलाया। वह भंडार का दरवाज़ा खोलती है। एक थाली में सभी प्रकार के व्यंजन है वो सजाती है। फिर बुड्ढी काकी को वहाँ से उठाती है और भोजन की थाली उनके पास रख देती है। फिर बुड्ढी काकी को भोजन करने के लिए कहती है। वह बुड्ढी काकी को अपनी भूल के लिए, बुरा न मानने के लिए परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से इस अपराध के लिए क्षमा करने की प्रार्थना करने के लिए भी कहती है। कौन? रूपा, क्योंकि उसको बहुत दुख हुआ। बुड्ढी काकी भोले बच्चों की तरह सारा तिरस्कार भूलकर भोजन करने लगती है। उसके रोवे रोवे से रूपा के लिए सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। अब हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है, लाइन है, मोस्ट IMPA एग्ज़ाम में आशय स्पष्ट करने का एक क्वेश्चन होता है। उसमें ऐसे ही सेंटेंस पूछे जाते। तो ये हमारे चैप्टर का सेंटेंस है वो मोस्ट IMPA। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन यानी वापस आना, पुनः आगमन। सो उसका मीनिंग क्या होता है तो कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप होता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें क्या हो जाती है, छोटे बच्चे की तरह हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के प्रत्येक अंग वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है और याददाश्त होती है बच्चों की तरह हो जाती है। दांत वो गिर जाते। मनुष्य का मुंह भी बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की कोई पड़ी नहीं होती है। जैसे छोटे बच्चों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बुढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही चेष्टा यानी कि इच्छाएं, शेष यानी कि बची हुई, कष्टों यानी कि दुख, आकर्षित यानी कि अपनी ओर खींचना, अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा,
समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, यानी कि एकदम वृद्ध हो चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। कौन? बुढ़ी काकी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। सिसकना यानी कि आवाज़ निकालकर जोर जोर से रोना। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों की दिखाए हुए सब्जबाग थे। सब्जबाग यानी कि झूठे सपने थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। स्टूडेंट्स, ए बी मोस्ट IMPA। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। विद्वेष यानी कि विरोध और वैर। तो उसका मीनिंग है कि लड़कों और बूढ़ों के बीच क्या होता है? तो कि पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में क्या होता है? अंतर होता है। बोला है ना कि लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष यानी वैर होता है। क्यों? तो कि दोनों की सोच में क्या होता है? अंतर होता है। वो स्वाभाविक है। अधिकांश यानी कि ज़्यादा बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते। बूढ़े लोग होते हैं क्या होते हैं? वो अपने ढंग से अपनी बातें वो सोचते और उसके बारे में उनकी धारणा बनती होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयत्न करते, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसलिए दोनों में विचारों में क्या होता है? फिर टकराव होता है। और वो टकराव होना क्या है? स्वाभाविक है। तो इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक क्या होता है? विद्वेष होता है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। ये तो वह उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संताप यानी कि मानसिक कष्ट, आर्तनाद यानी कि दुख भरी चीख। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग यानी कि प्यार था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, क्योंकि उनके दोनों भाई है वो उनके पास से न ले जाए, इसलिए उनका खाना है वो सुरक्षित रहे, इसलिए वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता यानी कि लोभ कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति की आरोपण कर दिया था। आरोपण यानी कि स्थापित करना।
रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कहाड़ चढ़े थे। कहाड़ यानी खाना बनाने का एक पात्र यानी बर्तन। एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वो रो न सकी कि अच्छे कार्य में, अच्छे काम में रोना नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर बूढ़ी काकी वो रो नहीं सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होंगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। क्यों न चलकर कहाड़ के सामने ही बैठूं। कहाड़ यानी खाना बनाने का बर्तन, पात्र। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठना यानी घुटनों को मोड़कर बैठने की क्रिया। उकड़ू यानी कि घुटनों को मोड़कर बैठने की क्रिया। उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती यानी घिसटती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठे देखा तो जल उठी, क्रोध में आ गई। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, केंचुआ यानी कि काचबा, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या बाढ़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले को कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएंगे न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई,
क्यों इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी। अब बच्चों देखना, ये बूढ़ी काकी है वो सोच रही है कि अभी 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। गुदगुदाने यानी कि सतेज होने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मसूबे बांधे, यानी कि सपने देखे कि पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी ना ही उठ जाऊंगी कि मेरे बारे में कोई लोग ऐसा बोलेंगे कि कितना खा रही है, ये वो कुछ भी सोचेंगे तो मैं थोड़ी ना इतने टाइम के बाद मुझे ऐसा खाना मिला है तो ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगी। ऐसा सब सोच रही है। वो उकड़ू बैठकर, उकड़ू यानी कि घुटने मोड़कर बैठने की मुद्रा, उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। स्टूडेंट, अब देखना, पहले वो रूपा गुस्से में आ गई। बूढ़ी काकी जब पहले कहाड़ के पास गई तो रूपा ने उसको गुस्से से निकाल दिया। अब वापस जाती है तो बुद्धिराम है वो बूढ़ी काकी को देखते ही क्या हो जाते, क्रोध से तिल मिला जाते, यानी लाल पीले हो जाते। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। निर्लजता यानी कि बेशर्मी। इसकी निर्लजता पर क्या करने वाले थे? वो दंड देने का निर्णय कर रहे थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत क्या था? प्रेम था। वो झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुन के ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी से सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली।
बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटते और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। आहट यानी कि किसी की हलन चलन की आवाज़। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह सोचकर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि यानी कि दुख। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी कि भूख और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचने गिरे थे। खुरचन यानी कि बची खुची चीज। उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित। उचित यानी कि योग्य, अनुचित यानी कि अयोग्य। उचित और अनुचित का विचार कर रही थी। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली ने उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। काकी पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होते। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होते। स्टूडेंट्स, ये पंक्ति भी आपकी मोस्ट IMP है। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होना यानी अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन गिने चुने वर्ष ही बचे रहते। वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसीलिए प्रेमचंद ने लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है।
जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है, बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी चारपाई से इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय क्या हो गया? सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा का क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? शोक यानी कि दुख। उसके सामने क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का बागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। किसने? रूपा ने। परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्येक रूप में कभी न दिख पड़े। स्वार्थपरता यानी कि खुदगर्जी। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यही दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठा विरुद्ध स्वर यानी कि गला भर आना कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोवे से सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, वो यहाँ पूर्ण होता है। अब आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है, वो आपको 1 टाइम कंप्लीट करनी है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपको 1 टाइम कंप्लीट करना है। ओके।